जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था और उसके डिफरेंट केसेस को हमने समझा था। आज हम फ्लक्स का एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे और ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वही आगे चल के गॉसेस लॉ बनने वाला है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझें कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, कि हम किसी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं और उस सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। किसी सरफेस के अंदर अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो उस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स आप मालूम करना चाहते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इस स्फीयर में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं। और ये स्फीयर आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल की तरह का हो सकता है। तो फुटबॉल की शेप का एक स्फीयर है हमारे पास जिसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और उसकी वजह से हम उस स्फीयर में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं। और हमें पता है कि फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। हमने यूज़ भी किया है इसको, हमने इसको ड्राइव भी किया है। तो फाई जो होता है वो ई डॉट ए के बराबर होता है। लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो हमने ये फार्मूला बनाया था एक फ्लैट सरफेस के लिए। हम फ्लैट सरफेस की बात कर रहे थे जिस वक्त हमने ये फार्मूला बनाया था। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, लेकिन हम अप्लाई करना चाहते हैं इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर। कर्व्ड सरफेस जो है, जो कि स्फीयर की शक्ल में है, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें इस सरफेस को पहले फ्लैट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इस सरफेस को किसी तरह से फ्लैट बना लें तो हम ये फार्मूला आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एक फुटबॉल जो है वो डिफरेंट पैचेस से मिलके बना होता है। काफ़ी सारे छोटे छोटे पैचेस को सिलाई करके एक फुटबॉल बनाया जाता है। और आप अगर एक पैच को देखें तो एक पैच आपको फ्लैट ही दिखता है, दूसरे पैच को देखें तो वो भी फ्लैट ही दिखता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास एक स्फीयर है, उसके अगर आप छोटे छोटे पैचेस बना लें, उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो हर पैच जो है वो फ्लैट हो जाएगा और उस फ्लैट पैच के ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यही काम हमने करना है कि हम इस स्फीयर के छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। एक पैच यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर कंसीडर कर लिया जो कि फ्लैट है, ऐसे दूसरा यहाँ कर लिया, तीसरा, चौथा, इस पूरी सरफेस के ऊपर एन पैचेस को हमने कंसीडर कर लिया है और ये सारे के सारे पैचेस जो हैं ये फ्लैट हैं। और अगर आप एक पैच को देखें यहाँ पे तो ये इस सरफेस के ऊपर वाला पैच है यहाँ पे, और जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है स्फीयर के। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पैच से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी। और अगर आप इस पैच के एरिया वेक्टर की बात करें तो चूंकि ये फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस पैच की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगी और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर कोई इस साइड पे कोई पैच है
तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड। कहीं पे भी आप कोई भी पैच कंसीडर करते हैं, यहाँ पैच कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ कंसीडर करेंगे तो ये होगी, इधर कंसीडर करेंगे तो ये होगी, इधर कंसीडर करेंगे तो ये होगी। हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी और उस पैच का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। तो हमने n पैचेस बना लिए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये एरिया वेक्टर्स हैं इनके, और इनमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1, E2, E3 अप टू सो ऑन En है। अब आप इस पूरी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, तो इन स्मॉल पैचेस में से गुजरने वाले फ्लक्स को ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाए। तो टोटल फ्लक्स आप लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस अप टू सो ऑन φn। φ1 इज द फ्लक्स थ्रू पैच 1, दिस वन, वो होगा E1 डॉट डेल्टा A1, यही फार्मूला आप लगा सकते हैं। ऐसे ही φ2 जो है वो सेकंड पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स है, E2 डॉट डेल्टा A2। ऐसे ही इनको ऐड करते जाएंगे, nth पैच में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो En डॉट डेल्टा An के बराबर आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर हर पैच के लिए बराबर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो अगर ये पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। हर पैच के लिए cos 0 डिग्री आएगा। और अगली अहम बात जो है, हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है, और अगर ये स्फीयर है तो हर पैच का डिस्टेंस चार्ज से क्या होगा, बराबर होगा, r के बराबर होगा, क्योंकि हमने चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ है और हर पैच जो है सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस r ही होगा। तो इसलिए पैच 1 का डिस्टेंस R1, 2 का R2, 3 का R3, ये सारे बराबर होंगे और इनको हम R ही कह सकते हैं। और अगर ये बराबर हैं तो याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी हर पैच पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चार्ज भी एक जैसा है, डिस्टेंस भी एक जैसा है, तो अगर डिस्टेंस हम सब पैचेस का एक जैसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हर पैच के लिए एक जैसी होगी। तो हमें E1, E2, E3, En लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सब की जगह पे E लिख देंगे और E जो है इन सब में कॉमन आ जाएगा, बाहर हम लिख लेंगे। और अंदर क्या बचा है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा An। ये जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है एरिया की, पहले पैच के लिए, दूसरे पैच के लिए। तमाम पैचेस के एरियाज को जमा करें तो आप देखेंगे ये पूरे स्फीयर का एरिया बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे का सारा जो है वो एरिया ऑफ स्फीयर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और एरिया ऑफ स्फीयर हमने कई बार पढ़ा हुआ है, 4 पाई r² होता है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो क्या बचा है, Q/ε0। तो फ्लक्स का एक और फार्मूला हमारे पास आ गया। पहले हमने ये फार्मूला बनाया था E डॉट है, अब हमारे पास एक और फार्मूला आ गया Q/ε0। इससे भी ज़्यादा जनरलाइज्ड फार्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। यहाँ पे स्केलर है सिर्फ, और इसमें क्या है, चार्ज, और नीचे क्या है, मीडियम का कांस्टेंट। और आप देखें कि ये जो फ्लक्स है
अब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। तो फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर इस फार्मूला के मुताबिक। बहुत अहम फार्मूला है और यही फार्मूला आगे चल के गॉसेस लॉ बनने वाला है। तो Q के ऊपर डिपेंड करता है भाई यहां पे सेंटर पे चार्ज कितना रखा है। जितना आपने यहां पे चार्ज ज्यादा रखा है उतना फ्लक्स जो है इस सरफेस में से ज्यादा पास करेगा। और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर आपने सरफेस और चार्ज के दरमियान में कोई मीडियम रख दिया है तो जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। तो चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है। और अगली जो अहम बात है कि ये जो फार्मूला है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये जो फार्मूला है ये इस सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। जिस तरह की मर्जी ज्योमेट्री हो, फ्लक्स जो है वो Q और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखें। मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं। एक ये स्फीयर बनाया है, इसके सेंटर पे यहां पे प्लस Q चार्ज रख दिया। दूसरी ये बनाई है इर्रेगुलर शेप। तो फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करके देखें कि Q चार्ज रखा है। सपोज करें Q चार्ज के लिए 8 नंबर ऑफ लाइंस पास करती, तो 8 लाइंस मैंने ड्रा कर ली हैं। और लाइंस ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कंटिन्यूस होती हैं और ये टर्मिनेट नहीं होती। आपको पता है इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके ये ख़त्म होती। तो सरफेस जिस तरह की मर्जी है, चाहे ये शेप है चाहे ये शेप है, यहाँ से भी 8 लाइंस गुजर रही हैं और इस सरफेस में से भी 8 लाइंस गुजर रही हैं। तो इसका मतलब है दोनों सरफेस में से फ्लक्स एक जैसा पास कर रहा है। तो ये बहुत अहम बात है। चाहे हमने इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हमने स्फीयर का सहारा लिया है, क्योंकि स्फीयर के लिए हमारे पास ये सिचुएशन बन गई थी, डिस्टेंस एक जैसा हो गया था, तो सॉल्व करना इजी हो गया था। और अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है तो आप ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छी आती है तो आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका रिजल्ट यही आएगा। अल्टीमेट इसका रिजल्ट यही आएगा। लेकिन सॉल्व करना यकीनन मुश्किल है, क्योंकि इस शेप के लिए यहाँ पे डिस्टेंस और है, यहाँ पे और है, ये और डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंस। हर पैच के लिए डिफरेंट डिस्टेंस बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी डिफरेंट बनेगी और एंगल्स भी मुख्तलिफ बन रहे होंगे। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन रिजल्ट यही आएगा। तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। जिस तरह की मर्जी ज्योमेट्री हो, सरफेस जिस तरह की मर्जी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर कि आपने उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है। और दूसरा वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि उस सरफेस और उस चार्ज के दरमियान में मीडियम किस तरह का। लो जी, आज का हमारे पास यही टॉपिक था। आप इसको बार बार देखें और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में यही फार्मूला जो है वो यूज़ होता रहेगा और फ्लक्स को हम और डिटेल में समझते रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।